इस्लाम आबाद के दिल में बड़े स्कैंडल को यानी कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहते हैं, उसमें एक शख्स है, उसमें साबिक वज़ीर इमरान खान के साथ लिंक करते हैं कोर्ट के लोग। कोर्ट में कौन? जैसे साकिब निसार, उनकी बहन अलीमा खान कहती है कि मेरे भाई ने फ्लैट लिया था, शायद उसको बेच दिया था। ये जालिम, बेईमान, झूठे, थर्ड क्लास और चीट करके गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद फराइज। पाकिस्तान के मरकज और इस्लामाबाद के दिल में एक बहुत बड़ा स्कैंडल, यानी कि बड़ी जगह पे बड़े लोगों का जो स्कैंडल है उसका जो आपने बड़ा जोर शोर जो है उसका आपने सुना है, उसको आपने देख भी लिया है, जिसको उस बड़े स्कैंडल को यानी कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहते हैं, जो कि शायद दस्तूर समझ ले वहां से स्टार्ट होती है। इसके मुतालिक मीडिया ने बड़ी बातें कर ली, बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन हो गई, वीलाग बन के इसके ऊपर समझ ले के टॉक्स हो रहे हैं, मीडिया में प्रोग्राम चल रहे हैं। ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बड़े लोगों का है, इसमें 50 से 60 बड़े लोग इसमें शामिल हैं। तो ये 2005 का ये चलता हुआ ये केस है, यानी कि जमीन लेने का जो मकसद था लीज के ऊपर, बीएनपी जो कंपनी ने ली वो अपने हदफ से हट गई। इसमें कोई शक नहीं कि वहां पर बनना था एक 5 स्टार होटल और वो नहीं बन सका, लग्जरी फ्लैट बनते रहे, लोग खरीदते रहे, उसमें फिर अशराफिया इबादत होती रही। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, बस हम फ्लैट बनाते जाएं, हमको देते जाएं, उसमें क्या जजीज, उसमें क्या ब्यूरोक्रेट्स, उसमें क्या सियासतदान, उसमें क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म, सब ने वहां से अपना अपना जाकर हिस्सा लिया और कौम की जो टैक्स के पैसों की जो जमीन थी, जो सरकार की मलकियत थी, जो रियासत की जिसपे ओनरशिप थी, उसको सारे चाट कर खाते रहे। तो ये देखिए, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, वो सारे जो अदाद शुमार हैं, जो उसके हकायक हैं, वो सारे आप लोगों के सामने हैं। इसमें मैं जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ वो सबसे अहम बात, उसमें एक शख्स है, उसमें साबिक वज़ीर इमरान खान और साथ ही उसकी बहन है अलीमा खान, जो कि वो भी बड़ी इनकलाबी शख्सियत है, वो बहुत बड़ी खुद को लेफ्टिस्ट समझ रही है आजकल और अपने भाई के नाम के ऊपर और बड़ी सियासत कर रही है, निज़ाम को लताड़ती है, कभी कोर्ट को लताड़ती है, कभी जजेस के ऊपर बातचीत करती है। तो ये देखिए कि इस स्कैंडल में उन दोनों का नाम है, इसके अलावा भी बड़े लोगों का नाम है, उसमें वकला का नाम भी है, उसमें सियासतदानों का नाम भी है, ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल रहे हैं। लेकिन इन 50-60 लोगों में जो सबसे बड़ा नाम है वो इमरान खान का नाम है। देखिए, इमरान खान को डिस्कस करना क्यों जरूरी है, उसकी वजह ये है कि इमरान खान के साथ लिंक करते हैं कोर्ट के लोग। कोर्ट में कौन? जैसे साकिब निसार जो चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, उसने जो एक छतरी मुहैया की, उसने दिया इसको इमरान खान को, और उसके साथ बैठा था उसके बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि सपोर्ट करता है इस कंपनी को अपने मफाद के लिए, वादी पीढ़ी के मफाद को सामने रखते हुए। तो इनके लिए वो ये काम करते रहे। तो मुझे इसी केस से लिंक करके एक साबिक वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा केस याद आ रहा है, मोहम्मद नवाज शरीफ का। आपको याद होगा कि 2016 के आसपास समझ लें कि वो आया था कि पनामा लीक्स आई थी, जिसमें कुछ 350-400 लोगों का नाम था। तो 350-400 लोगों में से एक नाम को मीडिया ने हाईलाइट कर दी, जजिस ने बुलावा दे दिया बानी पीटी इमरान खान को, इस केस को हमारे पास ले आओ, बस नवाज शरीफ को हम फारिग कर देंगे। उस केस में पैनमा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम आया और कोर्ट ने उस केस को यानी कि केस बना लिया और बानी पीटी जो कि एहतजाज की काल दिए बैठे थे उसको भी बुला लिया। अगर 350-400 लोगों में से अगर नवाज शरीफ को बुलाया जा सकता है तो फिर 50-60 लोगों में इमरान खान को डिस्कस क्यों नहीं किया जा सकता? और इसके साथ जुड़ी क्या चीज है? देखिए, नवाज शरीफ के साथ जो लोग जुड़े थे वो भी कोर्ट के लोग थे, और वो लोग थे वो भी साकिब निसार था। अब इस 50-60 जो लोग जिनका नाम निकला इस स्कैंडल में, उसके साथ कौन जुड़ा है? वो भी साकिब निसार, उसकी अदलिया जस्टिस एजाजुल एहसन, उस जैसे लोग जो है वो भी उसके साथ अटैच है। तो लिहाजा इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि पनामा लीक्स पे क्या फैसला हुआ, वो जजिस ने क्या किया, वो सब आपके सामने है कि पनामा में नाम आने के बाद पनामा लीक्स पे से समझ ले कि आपने इकामा की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, वजीर आजम पाकिस्तान को मुल्क से निकाल दिया। किस नजरिया जरूरत के तहत आज तक साकिब निसार हमें नहीं बता सके। मुल्क में आईनी बहरान पैदा हुआ, मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ, मुल्क की पार्लियामेंट खत्म हो गई, मफलूज हो गई, मुल्क में उस शख्स को लाकर हुकूमत दी गई जिसने मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया उस शख्स ने। तो मैं इस पे हम ये चाहते हैं कि ये डिस्कस होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए लाजमी तौर पर। अब ये देखिए
کہ बानी पीटीआई ने वहां पर फ्लैट दिया। उस फ्लैट का जिक्र जो वो रेहाम खान जो उनकी साबका एहलिया है उसने भी अपनी किताब में जिक्र किया कि इमरान खान ने 1 करोड़ के करीब उसको लिया फ्लैट को। अब ये देखें कि ये सिर्फ हम समझना चाहते हैं कि बानी पीटीआई ने वहां पर 1 करोड़ का फ्लैट दिया, जबकि वो जगह रेगुलाइज है ही नहीं, वो जगह कंट्रोवर्शियल है, वो मुतनाज़ जगह है। उस जगह की जो लीज है वो बार बार कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, उसको बार बार एम्ब्रेला दिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से दिया जा रहा है, कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है, हुकूमतों की तरफ से दिया जा रहा है। तो जब वो ठीक की जगह नहीं है तो बानी पीटीआई ने वहां पर फ्लैट खरीदने की क्या जरूरत थी। लेकिन अगर फ्लैट लिया 1 करोड़ रुपए का दिया तो बताए किन पैसों से लिया। फिर उनकी बहन अलीमा खान कहती है कि मेरे भाई ने फ्लैट लिया था, शायद उसको बेच दिया था, फिर उसको बेच दिया। हम ये पूछना चाहते हैं बहन अलीमा खान से, जिसका भाई बहुत नजरियाती है, लेफ्टिस्ट है, बहुत बड़ा आदमी है, साबिक वजीर आजम है, बड़ा उसका नाम है, वो अपने आप को बहुत महान समझता है, सियासी गुरु समझता है, लोगों के नफ्स के साथ खेल रहा है, अपने आप को बड़ा नेल्सन मंडेला की तरह का बड़ा नजरियाती आदमी समझता है। तो बहन आप बताइए अपने भाई के मुतालिक वो फ्लैट कहाँ से खरीदा था, किन पैसों से, और किसको सेल कर दिया, और जो सेल किया था, जो परचेज हुआ, जो सेल किया, उसकी रसीदें दे हमें ना। हम कौन सामान पूछती है। आपने कहा था नवाज शरीफ से, आपको याद होगा, आपने कहा था कि लंदन फ्लैट्स की रसीदें दें। आप आसिफ अली जरदारी से भी रसीदें मांगते थे। तो ये अब आपके ऊपर वक्त आया है, आप भी रसीदें दें इसकी। वो रसीदें जिसके ऊपर आपने फ्लैट खरीदा, एक यानी कि फ्लैट जो जिसकी कोई उनके पास ओनरशिप नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जो कि लीगल की जगह ही नहीं है, जिसकी कोई मलकियत नहीं किसी के पास, जिसका एक नाजायज किस्म का एक कब्जा है, उस कब्जे के ऊपर जाके आपने फ्लैट खरीदा। किस डॉक्यूमेंट के तहत, किस वकील के जरिए आपने खरीदा, या क्या खरीदने की जरूरत थी जो जगह ठीक ही नहीं है, आप क्यों ले रहे हैं जाकर। अगर आपने ली, खरीद की, कोई उसकी रसीद दे, कितने में खरीद की, पैसे कहां से है, फिर उसको आपने सेल कर दिया, कहां पे सेल किया, किसको दिया, कितने में फरोख्त किया। 1 करोड़ में लिया, 10 करोड़ की करीब वो फ्लैट है वहां पर जो बने हुए हैं, उससे कम मालियत का तो बानी पीटीआई इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म लेवल का आदमी तो नहीं ले सकता ना। तो वो जो लिया उसको सेल कर दिया, बताए कितने पैसों में सेल किया, किसको सेल किया, और वो पैसे कहाँ गए। अलीमा खानम आप खुद कह रही हैं कि मेरा जो फ्लैट है, जो मैंने भी खरीदा था वहां से, उसको मैंने लीज पे लिया, मैंने 1-2 किस्त उसकी अदा की, बाद में वो मेरा जो सीडी है उसने वो मेरा कैंसिल कर दिया। आप बताइए आपने नाजायज जगह पर जाकर क्यों जगह खरीद की। जब आपने ले लिया, आप कहती है कि मैंने सीडी से पैसे लेने हैं उल्टे। तो आप बताइए रीमा खानम साहब, आपसे सवाल पूछते हैं, आप बताइए कि जो फ्लैट आपने वहां पर खरीदा था, उस फ्लैट को आपकी जो आपने किस अदा की, जो भी आपने जितनी भी अदा की थी, सीडी ने आपके पैसे खाए हैं। तो बताइए आपने केस कहाँ फाइल किया है। सीडी के खिलाफ आपने किसी कोर्ट में केस फाइल किया कि मेरे इतने पैसे सीडी खा गए। अगर आपने सीडी के खिलाफ वो केस दायर किया है, आप उसमें बतौर एक कंप्लेनेंट के केस को दर्ज करके किसी कोर्ट के सामने गए हैं, तो फिर हम भी आपकी बात करेंगे कि आपने ध्यानदार से काम किया है। अगर आपके पास हलाल के और सलाई मशीनों के जायज पैसे थे कमाए हुए, और आप एक 2 नंबर या नाजायज जगह के ऊपर जाकर फ्लैट खरीद रही हैं, उस 50-60 जो वहां पर जो बड़े लोग हैं उनकी तरह आप भी बड़े लोग हैं, आप अपनी आमदनी बताने नहीं चाहते हैं कि कहां से आपने ली है, तो वो जरा आपको क्लैरिटी के साथ कौन को बताना चाहिए कि आपने वो केस कहां दायर किया, आपके पैसे क्यों खाए गए, आपके हलाल के मेहनत के पैसे थे, आपने सीडी को क्यों छोड़े वो आज तक पैसे। क्या सीडी को दरखास्त नहीं दी आपने मेरे पैसे वापस करें, या वहां जाके किसी कोर्ट को दियो। सो बानी पीटीआई के ऊपर ये देखिए कि मैं इसके ऊपर इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे साकिब निसार 2019 में इन्होंने एक बेंच बनाया, जस्टिस जियाजुल हसन बैठा, उसने इस बेंच में बैठकर जो जियाजुल हसन जो उसका जो इस बीएनपी कंपनी का जो वकील रहा है, उसको ये केस सुनना चाहिए था। क्या ये जो मॉरली ये सूट करता है इखलाकी तौर पर कि एक जज जो एक कंपनी का वकील रहा हो और वो कंपनी 3rd क्लास हो, सी कैटेगरी में फाल करती हो, वो कोई दर्जनों दफा डिफॉल्ट कर गई हो, उसके पास पैसे नहीं हो, उसने बैंक के पैसे देने हो, रियासत के पैसे देने हो, रियासत की जगह के पैसे देने हो, आम लोगों को फ्रॉड करके उनसे जो उनको फ्लैट दिए उनके पैसे देने हो, तो उसका वो केस सुन सकता था। उसको थोड़े पैसों में रेगुलाइज कर दिया। अच्छा, रेगुलाइज करने के बाद भी वो कंपनी डिफॉल्ट पे रही है, वो फिर भी पैसे अदा नहीं कर सकी है। तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं
اس کے اوپر ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو ججز ہیں، جو ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس کوئی بھی ہو، اس کے اوپر بات نہیں کرتے، اس کی ججمنٹ کے اوپر بات ہوتی ہے، اس کی جو چیئر ہے اس کے متعلق بات نہیں ہوتی. ہاں افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ ثاقب نثار چلا گیا، جسٹس جیاض الحسن چلا گیا، لیکن ان کا کنڈکٹ باقی ہے، ان کا کردار کرپٹ ہے. یہ ظالم، بے ایمان، جھوٹے، تھرڈ کلاس اور چیٹ کر کے گئے. کورٹ کے عدلیہ کے جو عدل ہے، نظام عدل کے ساتھ جو نظام عدل کا قتل ہوا، وہ جسٹس ثاقب نثار نے کیا، جسٹس جیاض الحسن نے کیا، اس جیسے فینامنا رکھنے والے جراثیموں نے کیا کہ اس ملک کی عدلیہ کا نظام 126-27 نمبر پر ہے ان لوگوں کی وجہ سے، ان ججز کی وجہ سے. یہ ججز جواب دہ ہیں جنہوں نے صادق اور امین کہا تھا عمران خان کو. بتائیے ثاقب نثار صاحب، اگر بانی پیٹی عمران خان صادق ہے، امین ہے، اگر وہ دیانتدار ہے، کرپٹ نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو کیوں سپورٹ کیا؟ آپ نے یہ کیوں کیا کہ نواز شریف کو نکال کر اس کو لے کر آنا ہے؟ آپ کے بیٹے کیوں ٹکٹیں دیتے رہے؟ آپ نے کیوں مانیٹرنگ جج بٹھائے؟ یہ آپ کے اوپر سوالات ہیں. آپ کیوں ڈیم بناتے رہے؟ آپ کی جوسٹیکشن ڈیم بنانا نہیں تھا. آپ نے ڈیم کے فنڈ کیوں اکٹھے کی؟ آپ نے ہسپتالوں کے وزٹ کیوں کی؟ آپ نے لوگوں کی پگڑیاں کیوں اچھالی؟ آپ ان سارے سوالات کے جواب دیں گے. میں آج کی سٹوری میں صرف ایک فرد واحد، جو کہ خواجہ سعد رفیق جس کا نام ہے، وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں یہاں بیٹھ کے. اس لیے اس نے کہا تھا لوہے کے چلے، آپ نے اس کی تجلیل کی. سعد رفیق آج بھی زندہ ہے، آج بھی سیاست کی گھڑیوں میں وہ زندہ ہے، آج بھی اس سیاست کے جا کے ایوانوں میں ہلچل مچانے کے لیے اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا ہے. آپ کہاں بات چیت کرتے ہیں؟ آپ کہاں چلے گئے؟ آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ طریقے کوڑے دان میں چلا گیا. لیکن سعد رفیق آج بھی سیاست کے لیے بات چیت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. اس نے آپ سے ایک محفل میں بیٹھ کر سلام نہیں لی تھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ آپ بے ایمان جج ہیں، آپ نے اس ملک کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ نے اس ملک کے ساتھ فراڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو جو آپ نے ایک صادق اور امین کا ٹائٹل دیا، آپ نے اس قوم کے ساتھ زیادتی کی، نظام عدل کے ساتھ زیادتی کی. اگر وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہوتا، کم از کم وہ اس اسکینڈل میں اس کا نام نہیں آتا. اگر نام آیا ہے تو اب اس کو چاہیے، اس کی بہن کو چاہیے وہ رسیدیں دے. قوم بے تابی سے سمجھنے کی رسیدیں مانگ رہی ہیں، جبکہ ڈاکٹر بابر اعوان بھی کہتے رہے پہلے کسی زمانے میں کہ یہ جنگل کی زمین ہے، بڑی گالا کی عمران خان صاحب اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ قبضے والی جگہوں کو ریگولائز کر لے، وہ یعنی کہ وہ جہاں پہ قبضہ ہے، جو سرکار کی زمین ہے، اس کے اوپر جا کر وہ فلیٹ لے لے، وہ ایماندار ہے. وہ بے ایمان نہیں. وہ ملک کو ڈیفالٹ کر دے، ملک کے نظام کو ختم کر دے، ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے 9 مئی کر دے، 26 نومبر کر دے، بھارت کے ساتھ مل جائے، اسرائیل کو پکارتا رہے، وہ ایماندار ہے اور وہ بے ایمان نہیں ہے. تو لہذا اگر وہ ایماندار ہے تو آپ ایماندار بنیے اور وہ رسیدات پیش کریں اور بتائیں قوم کے سامنے وہ رسیدیں لے کر آئیں کہ اس نے وہ فلیٹ کیوں خریدا تھا.